हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो अपन डिस्कस करेंगे ऑल द एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन, यानी जो 54 सीरीज़ है उसमें जितने भी एग्जेम्पशंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 किससे रिलेटेड है? जब अपन कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं जो यूज़ किस में आ रही है, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, देन उस केस में सेक्शन 54 अप्लाई होता है। तो सबसे पहले सेक्शन 54 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से एसएससी कवर होंगे? इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ ही इस पर्टिकुलर सेक्शन का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ लाइक कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, उन सब पे ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, यानी वो एग्जेम्पशन अवेल नहीं कर सकते इस सेक्शन में। एंड नेचर ऑफ एसेट कौन सा होगा इसमें, यानी जो एसेट अपन सेल कर रहे हैं वो कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? जो होल्डिंग पीरियड जिसका मोर देन 2 ईयर है। अगर अप टू 2 ईयर है होल्डिंग पीरियड, देन उस केस में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। बट उससे ज़्यादा है होल्डिंग पीरियड, 2 साल से ज़्यादा, देन उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जब अपन ट्रांसफ़र करेंगे देन ओनली सेक्शन 54 अप्लाई होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में सेक्शन 54 नहीं लगेगा। एंड एसेट जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग एंड आगे का जो लैंड होता है उसको भी अटैच्ड ही माना जाएगा, तो वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपन कह सकते हैं। बट वो यूज़ किस में आनी चाहिए? रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। एंड अब एग्जेम्पशन कब मिलेगा उसकी बात करते हैं। अभी तक अपन ने क्या सीखा, क्या कौन सा एसेट अपन बेच रहे हैं उसके बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए एंड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। बट अब एग्जेम्पशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी। और कितनी करनी पड़ेगी? 1। बट अगर जो कैपिटल गेन है वो अगर अप टू 2 करोड़ तक है, यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अप टू 2 करोड़ तक, देन उस केस में क्या हो सकता है? एसएससी जो है वो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकता है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। यानी ये जो 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तभी अपन को एग्जेम्पशन मिलेगा। बट एक एग्जेम्पशन है क्या? अगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अगर 2 करोड़ तक का ही है, देन उस केस में क्या होगा? वो जो एसएससी है वो 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकता है न्यू, जिसका वो एग्जेम्पशन अवेल कर सकता है। तो इतना सिंपल आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन की तरह आप देख सकते हैं इसको, कि नॉर्मल रूल क्या है कि एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसको परचेज करनी पड़ेगी जिसका उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो अभी आगे देखेंगे अपन, बट एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ये है जनरल रूल। बट एक एक्सेप्शन है क्या? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है, देन एसएससी क्या कर सकता है? 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। बट ये जो 2 हाउस प्रॉपर्टी परचेज का बेनिफिट है ये वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिलेगा उसको। ओके, यानी लाइफ टाइम में एक बार ये बेनिफिट अवेल कर सकता है कि वो 2 हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ले। उस केस में क्या होगा? जो एग्जेम्पशन है उसको ज़्यादा मिलेगा, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट टाइम लिमिट की बात करें तो टाइम लिमिट क्या है परचेज या कंस्ट्रक्शन का? बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अपन को परचेज ही करना है, कंस्ट्रक्ट भी करा सकते हैं। यानी 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो भले अपन परचेज करें या फिर कंस्ट्रक्ट करें, तो उसका टाइम लिमिट क्या होगा? परचेज कर रहे हैं अगर अपन, तो विद इन 1 ईयर बिफोर, यानी जिस डेट पे ट्रांसफ़र हुआ उसके 1 साल पहले ले लो, या फिर उसके 2 साल बाद परचेज कर लो। तो इस तरीके से अगर परचेज का केस है देन 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र अपन परचेज कर सकते हैं। ये है टाइम लिमिट। ओके, जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट दे रखी थी ना, उसमें भी 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस केस में भी यही टाइम लिमिट है, यही एप्लीकेबल होगा। एंड कंस्ट्रक्शन के केस में क्या होगा? विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। इसमें बिफोर की बात नहीं आएगी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऐसा तो है नहीं कि पहले ही आपने चालू करा दिया, तो इसीलिए यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स की बात आ रही है। एंड इन केस ऑफ परचेज बिफोर 1 ईयर एंड 2 ईयर्स आफ्टर। तो ये है टाइम लिमिट। एंड डिपॉजिट स्कीम बेसिकली क्या होता है? अगर अपन परचेज नहीं कर पा रहे हैं 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन द टाइम लिमिट, बट अपन क्या कर सकते हैं? एक अकाउंट होता है CGAS, जिसको कहते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ओके,
तो उसमें क्या कर सकते हैं, अपन डिपॉजिट करा सकते हैं। तो वो एज गुड एज ऐसा ही माना जाएगा कि वो अपन ने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, यानी उस पर्पस के लिए अपन ने डिपॉजिट कर दिया है। तो उतना भी एग्जेम्पशन, मतलब जो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन है वो भी आप ले सकते हैं अगर आपने डिपॉजिट कर दिया है तो वही दे रखा है कि यहाँ पे स्कीम एप्लीकेबल है उसकी। ओके, यानी जो डिपॉजिट की स्कीम है वो एप्लीकेबल है सेक्शन 54 के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन की, तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या होगा, जितना कैपिटल गेन हुआ है या फिर जितना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, यानी जितना अपन ने न्यू एसेट परचेज की है वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेक्शन 54, राइट। तो उसका जो न्यू एसेट का कॉस्ट है वो, या फिर जितना अपन ने डिपॉजिट कराया अमाउंट, किसमें, CGAS में, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ओके, तो उस पर जितना भी अपन ने डिपॉजिट कराया है वो, या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, दोनों में से कुछ एक ही होगा, या फिर जो कैपिटल गेन है, बिकॉज कितना एग्जेम्पशन मिलेगा वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, राइट। यानी जितना कैपिटल गेन है उससे ज़्यादा एग्जेम्पशन तो ले नहीं सकते, मैक्सिमम तो उतना ही लेंगे, तो इसीलिए विच एवर इज लोअर का साइन है। ओके, यानी कितना कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। और अगर डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल, मतलब डिपॉजिट स्कीम ऑप्ट किया, आपने डिपॉजिट किया है उस पर्टिकुलर अकाउंट में, देन उस केस में डिपॉजिट अमाउंट या कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, सिंपल। ओके, बट अब एक कंडीशन है, अगर आप ट्रांसफ़र कर देते हैं वो जो न्यू एसेट आपने परचेज किया उसको आपने विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन आपने ट्रांसफ़र कर दिया, देन उस केस में क्या होगा, जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है न्यू एसेट का वो कम हो जाएगा जितना भी आपने कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन लिया था। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, यानी जो आपका कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आपको जितना भी एग्जेम्पशन मिला था। ओके, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट है उसमें से रिड्यूस हो जाएगा जो भी एग्जेम्पशन आपको मिला अंडर सेक्शन 54। तो इससे क्या होगा, आपका बेसिकली कैपिटल गेन ज़्यादा आएगा जब भी आप ये कॉस्ट ऑफ न्यू, जो न्यू एसेट आप सेल करेंगे तो आपका ऑब्वियसली कैपिटल गेन जो है वो ज़्यादा आएगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने कम कर दिया। अब इसमें आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस लेस करते हैं, नेट कंसिडरेशन आता है, फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं, देन कैपिटल गेन आता है। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझेंगे कि ये क्या किया इसमें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है न्यू एसेट का उसमें से जितना एग्जेम्पशन मिला था वो लेस कर दिया। तो इससे आपका क्या होगा, कैपिटल गेन उतने अमाउंट से बढ़ के आएगा। ओके, तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं सेक्शन 54B की। तो अभी सेक्शन 54 क्लियर है, राइट, एंड इससे ही मिलते जुलते पॉइंट आएंगे सेक्शन 54B में। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 54B। तो सेक्शन 54B में कौन सा, जैसे सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपन सेल कर रहे थे, यहाँ पे क्या सेल करेंगे, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड स्पेसिफाई क्यों किया है, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट का ही पार्ट नहीं होता, तो उस पर कैपिटल गेन एराइज भी नहीं होता, बट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन जो है वो एराइज होता है। तो उसके लिए एग्जेम्पशन दिया गया है सेक्शन 54B में। अगर अपन क्या करते हैं, जो कैपिटल गेन आया है अपना, यानी जो भी कंसिडरेशन मिला है अपन को, उससे क्या करेंगे, नया कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेंगे, भले ही वो रूरल हो या अर्बन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यू एसेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने अगर रूरल लिया है या अर्बन लिया है, बट आपको एग्रीकल्चर लैंड लेना है। उससे आपको क्या होगा, जितने का भी लिया है उतना अपन को कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 54B में। तो असेसी इसमें कौन होगा, इंडिविजुअल HUF ओनली यही अवेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। नेचर ऑफ एसेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। ओके, यानी अप टू 2 ईयर है देन ऑल्सो इसमें एप्लीकेबल होगा। अगर मोर देन 2 ईयर का होल्डिंग पीरियड है देन ऑल्सो इस पर एप्लीकेबल होगा। एंड एसेट ट्रांसफ़र अपन ने समझ लिया कि एग्रीकल्चर लैंड यूज बाय इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। यानी सपोज आज मैं वो एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहा हूँ तो उसके लास्ट 2 ईयर्स तक वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जानी चाहिए उस इंडिविजुअल के द्वारा या फिर उसके पेरेंट्स के द्वारा। ओके, और न्यू एसेट कौन सा परचेज करना है, एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना है। रूरल भी हो सकता है, अर्बन भी हो सकता है, सिंपल। एंड टाइम लिमिट क्या रहेगी परचेज की, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। यानी जिस दिन ट्रांसफ़र किया अपन ने,
एग्रीकल्चर, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उसके विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र अपन को क्या करना है, न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना है। वो रूरल भी हो सकता है, अर्बन भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डिपॉजिट स्कीम, जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, वो इस पर भी एप्लीकेबल है। यानी यहाँ पे भी अपन एक कैपिटल गेन का एक अकाउंट होता है, एक स्कीम होती है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं अगर अपन नया परचेज नहीं करना चाह रहे हैं अभी। ओके, तो अपन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट कर देंगे, जिससे कि अपन को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब इसमें भी अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना रहेगा जो कैपिटल गेन आया, यानी जितना कैपिटल गेन है उतना, या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या डिपॉजिट स्कीम विच एवर इज लोअर। ओके, तो सिंपल वही चीज़ है, कैपिटल गेन जितना हुआ एंड जितना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है विच एवर इज लोअर, बिकॉज कैपिटल गेन से ज़्यादा तो एग्जेम्पशन मिल नहीं सकता, तो इसीलिए ये अपन चेक करते हैं कि कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, या फिर अगर डिपॉजिट स्कीम अपन ने ऑप्ट की है देन डिपॉजिट जितना अपन ने अमाउंट कराया है, या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। ओके, एंड सेम इसमें भी यही ट्रांसफ़र ऑफ न्यू एसेट, अगर विद इन 3 ईयर्स अपन क्या करते हैं, जो न्यू एसेट अपन ने लिया है, न्यू एग्रीकल्चर लैंड लिया है, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपन, देन उस केस में क्या होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है न्यू एसेट का वो रिड्यूस हो जाएगा जितना अपन को एग्जेम्पशन मिला था। ओके, जितना भी अपन को एग्जेम्पशन मिला वो रिड्यूस हो जाएगा न्यू एसेट के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, जिससे क्या होगा, जब आप न्यू एसेट सेल कर रहे होंगे उससे आपका कैपिटल गेन उतने अमाउंट से बढ़ के आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपको ये समझ में आ गया सेक्शन 54 एंड 54B, देन आगे वाले सेक्शंस भी इससे सिमिलर ही हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं 54F। अब ये 54F मैंने अकेला क्यों लिया है, बिकॉज इसमें जो एग्जेम्पशन है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलता है, ना कि टोटल। यानी उसमें 54 एंड 54B में क्या था, कैपिटल गेन जितना है या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 54F। तो सिंगल यही देखेंगे अपन, इस पे फोकस रहेगा। तो सबसे पहले ये किसके बारे में है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो सकता है जिसको अपन सेल कर रहे हैं, उस पर कैपिटल गेन जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा अगर अपन ने जितना भी वो अमाउंट हुआ है, जो अपन को सेल में अमाउंट जितना भी मिला है, वो अगर अपन इन्वेस्ट कर देंगे किसमें, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। ओके, तो अगर अपन ने वो इन्वेस्ट कर दिया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, देन उतना अपन को क्या मिल जाएगा, उस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वो प्रोपोर्शनेट कैसे फॉर्मूला है कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसएससी। कौन से एसएससी पे कोई ये सेक्शन अवेलेबल है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ओके, नेचर ऑफ एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा है, देन क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। एंड एसेट ट्रांसफ़र क्या कर रहे हैं अपन, एनी कैपिटल एसेट नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर होता देन उस केस में सेक्शन 54 अप्लाई हो जाता, जो सबसे पहले अपन ने जो सेक्शन पढ़ा था वो अप्लाई हो जाता, राइट। तो उसके अलावा जो भी कैपिटल एसेट है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे एग्जेम्पशन कब मिलेगा, जब अपन न्यू एसेट परचेज करेंगे या फिर कंस्ट्रक्ट कराएंगे, कौन सा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, राइट। एंड जो बिल्डिंग है लैंड अपर्चुनेट टू देयर टू, वो भी इंक्लूड होगा उस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। एंड यहाँ पे एक वर्ड जो इंडिया है वो आप ध्यान रखना, बिकॉज अगर फॉरेन में आपने परचेज किया या कंस्ट्रक्ट कराया देन उस केस में आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इंडिया में आपको 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट करा लो, टाइम पीरियड वही सेम रहेगा जो सेक्शन 54 में था। अगर परचेज कर रहे हो 1 ईयर बिफोर द ट्रांसफ़र या फिर 2 ईयर आफ्टर द ट्रांसफ़र। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, सिंपल। एंड डिपॉजिट स्कीम जो है वो इस पर भी एप्लीकेबल है, यानी जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम थी वो इस पर भी एप्लीकेबल है। अगर आपको परचेज नहीं करना है या कंस्ट्रक्ट नहीं कराना है 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, देन आप क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में, सिंपल। अब बात करते हैं कि एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो एग्जेम्पशन जो है इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा, मतलब जितना कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस है, यानी जो आपने न्यू हाउस परचेज किया है उसका जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे नेट कंसिडरेशन जितना आपको मिला और जितना कैपिटल गेन हुआ आपको। तो बेसिकली ऐसे ना समझ के आप
इस तरीके से समझ सकते हैं, जितना आपको कैपिटल गेन हुआ उसको डिवाइड कर दो नेट कंसिडरेशन से एंड मल्टीप्लाई कर दो जो आपने कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस जो है आपका। ओके, तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ। जो कैपिटल गेन है उसको डिवाइड कर दिया टोटल नेट कंसिडरेशन जो आपको मिला है वो उससे, एंड उस नेट कंसिडरेशन में से आपने कितने का हाउस परचेज किया है, तो उस बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन जो है वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं इजीली इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बट इसमें क्या होगा, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में, बिकॉज कैपिटल गेन क्लियर रखना है। नेट कंसिडरेशन जो आया अपना उससे डिवाइड कर दो, एंड जितने का अपन ने परचेज किया है न्यू हाउस प्रॉपर्टी उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन आ जाएगा, सिंपल, राइट। एंड इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ न्यू एसेट है, यानी जो नया अपन ने घर परचेज किया है वो विद इन 3 ईयर्स अगर अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट, देन जो एग्जेम्पशन मिला था अपन को कैपिटल गेन में वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में अपन वो सेल कर रहे हैं। यानी अगर 3 साल के पहले अपन ने क्या किया, उस पर्टिकुलर एसेट को सेल कर दिया, जो न्यू एसेट अपन ने परचेज किया था उसको अपन ने 3 साल के पहले सेल कर दिया, देन उस केस में क्या होगा, जो भी कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन अपन को मिला था इस पर्टिकुलर ईयर में, वो जब अपन न्यू एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में क्या होगा, ऐड हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो इसमें भी ट्रांसफ़र के केस में भी थोड़ा अलग प्रोसीजर है। सिंपल अपन को ये ध्यान रखना है कि वो जिस प्रीवियस ईयर में अपन न्यू एसेट को सेल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में ये जो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन अपन को मिला था वो यहाँ ऐड हो जाएगा, सिंपल। ओके, कब होगा, अगर 3 साल के पहले सेल किया तो, अगर 3 साल के बाद किया देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 54D एंड 54EC। तो ये दोनों काफ़ी अलग ही हैं। तो सबसे पहले 54D की बात करते हैं। तो सेक्शन 54D क्या कहता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। यानी गवर्नमेंट अगर क्या कर रही है, लैंड एंड बिल्डिंग जो अपनी इंडस्ट्रियल वाली है उसको क्या कर रही है, कंपल्सरीली एक्वायर कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन। यहाँ पे एक वर्ड लिखना रह गया है, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ऊपर उसके आगे लिखना है इंडस्ट्रियल। ओके, सारी लैंड एंड बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, ओनली जो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी बात हो रही है। अगर वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है देन उस केस में क्या होता है, अपन को जो भी कैपिटल गेन मिलता है उसको किस तरीके से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अपन। अगर अपन न्यू लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए ही परचेज कर रहे हैं देन उस केस में अपन को एग्जेम्पशन दिया जाता है। ओके, अंडर सेक्शन 54D। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल लिख देना आप। तो एंड ये एसएससी यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी पर्सन पे ये एप्लीकेबल हो सकता है, कंपनी, फर्म, ओके, इंडिविजुअल, एचयूएफ, सब पे, एनी पर्सन। नेचर ऑफ एसेट क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एसेट ट्रांसफ़र कौन सी हो रही है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का जो यूज़ में आ रही थी एसएससी के, ये असेस नहीं एसएससी है। ओके, तो यूज़ में आ रही थी एसएससी के बिजनेस के लिए ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। यानी जब ट्रांसफ़र किया उसके 2 साल पहले तक वो क्या आ रही थी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में काम में आ रही थी एसएससी के, तभी सेक्शन 54D अप्लाई होगा। एंड न्यू एसेट यानी जो अपन ने सेल किया है या कंपल्सरी एक्विजिशन में जो भी अपन को कंसिडरेशन मिला उससे अपन ने क्या किया, एक न्यू लैंड या बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग परचेज कर ली। ओके, देन उस केस में क्या होगा, अपन को कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। वो कितना मिलेगा, सबसे पहले टाइम लिमिट देखते हैं। तो टाइम लिमिट ऑफ परचेज क्या है, विद इन 3 years फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कंपेंसेशन। यानी गवर्नमेंट से जब भी कंपेंसेशन अपन को मिला उसके 3 साल के अंदर तक अपन को क्या करना है, परचेज करना है। अगर अपन परचेज नहीं कर पाते हैं देन उस केस में क्या करना है, डिपॉजिट स्कीम होती है एक, वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, जैसे 3 साल तक है और अपन को रिटर्न तो भरना पड़ता है उसी पर्टिकुलर ईयर के, मतलब 31 जुलाई या जो भी कंपनी के केस में अलग डेट है, राइट। तो उससे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे डिपॉजिट करा देना है, सिंपल। तो उस केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर ईयर का अपन एग्जेम्पशन निकाल सकते हैं। तो एग्जेम्पशन के लिए इसीलिए यहाँ पे दिया रखा होता है डिपॉजिट अमाउंट या एक्चुअल कैपिटल गेन विच एवर इज़ लोअर। ओके,
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि डिपॉजिट स्कीम किस लिए, मेन पर्पस क्या है डिपॉजिट स्कीम का। अगर ये जो 3-3 साल की टाइम लिमिट्स होती है, बट अपन को रिटर्न तो फाइल करना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का, देन उस केस में क्या होता है, अपन को डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट कराना होता है, तभी अपन को एग्जेम्पशन दिया जाता है उस पर्टिकुलर ईयर में। इसीलिए यहाँ पे ये भी दे रखा है कैपिटल गेन या डिपॉजिट अमाउंट विच एवर इज़ लोअर। ओके, तो अब जो डिपॉजिट स्कीम है इस पे एप्लीकेबल है, और अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा उतना ही जैसे अपन पहले कैलकुलेट करते थे, कैपिटल गेन जितना है या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या फिर डिपॉजिट जो अमाउंट है विच एवर इज़ लोअर। एंड ट्रांसफ़र ऑफ न्यू एसेट अगर अपन ने कर दिया है विद इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल के अंदर ही अपन ने अगर न्यू एसेट को ट्रांसफ़र करने का सोचा या कर लिया, देन उस केस में क्या होगा, डेट ऑफ जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है न्यू एसेट का वो कम हो जाएगा जितना अपन को एग्जेम्पशन मिला है। जैसे अपन पहले करते थे वैसा ही सेम पॉइंट है। 54F में अलग पॉइंट दे रखे हैं, बाकी सब में लगभग ऐसा ही है। एंड 54EC में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब में यही पॉइंट है कि 3 साल के अंदर अगर अपन ने ट्रांसफ़र किया न्यू एसेट, देन जो न्यू एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से जितना भी एग्जेम्पशन अपन ने लिया था वो लेस हो जाएगा। ओके, तो सिंपल ये था 54D। अब बात करते हैं 54EC की। ओके, तो 54EC भी थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करते हैं अपन, एग्जेम्पशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि सर्टेन बॉन्ड्स में। अब वो बॉन्ड्स कौन कौन से हैं वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एसएससी, इसमें कौन होगा, कोई भी एसएससी हो सकता है। जो नेचर ऑफ एसेट है जो अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके, एंड जो एसेट ट्रांसफ़र किया है वो कौन सा होगा, लैंड या बिल्डिंग या दोनों हो सकते हैं। और लैंड एंड बिल्डिंग जो अपन ने ट्रांसफ़र किया उसके कैपिटल गेन जो एराइज हुआ उसको बचाने के लिए क्या करना है, अपन को इन्वेस्ट करना है। जो भी नेट कंसिडरेशन आपको मिला है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसमें, कुछ सर्टेन बॉन्ड्स में। बट एक कंडीशन है कि वो जो बॉन्ड्स हैं वो रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स होने चाहिए बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC। ओके, तो ये 4 जो है वो बॉन्ड्स दे रखे हैं इन कंपनीज़ ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे देन आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट मैक्सिमम एग्जेम्पशन इसमें 50 लाख तक का मिल सकता है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। एंड इसमें टाइम लिमिट भी अलग है। अगर टाइम लिमिट इसमें आप देखेंगे तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किया उसके 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में। और डिपॉजिट स्कीम ऑफ कोर्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज आपको 6 महीने के अंदर डिपॉजिट करना ही है उसमें, राइट। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं 3 साल का टाइम पीरियड या 2 साल का टाइम पीरियड है जैसे हाउस प्रॉपर्टीज़ के केस में होता था। तो इसीलिए हाउस प्रॉपर्टीज़ के केस में डेट्स वाई आपको डिपॉजिट स्कीम दी जाती थी, बिकॉज आपके पास टाइम है 3 साल तक का, तो रिटर्न तो आपको इस साल भरना ही है। तो इसीलिए आप क्या करते थे, डिपॉजिट स्कीम जो थी, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट जो था उसमें अपन डिपॉजिट कर देते थे एंड एग्जेम्पशन अवेल कर देते थे। बट इन केस ऑफ 54EC इसमें तो आपको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स में विद इन 6 मंथ। ओके, तो इसमें वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की बात ही नहीं आती, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल दे रखा है, यानी डिपॉजिट स्कीम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। एंड जो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं दे रखा है कुछ डिपॉजिट स्कीम का, बिकॉज वो ज़रूरत ही नहीं है इसमें। सो कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होगी, बेसिकली जितना भी आपने बॉन्ड्स में डिपॉजिट किया विच एवर इज़ लोअर, तो इसमें सिंपल कैपिटल गेन या फिर जितना भी आपने इन्वेस्ट किया विच एवर इज़ लोअर वो आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। एंड ट्रांसफ़र अगर कर दिया आपने तो रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स था ये, राइट। तो 5 साल के अंदर आपने अगर ट्रांसफ़र कर दिया या फिर उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू मनी, कन्वर्ट कर दिया मतलब बॉन्ड था आपने वापस ले गए और कैश लेके आ गए, देन उस केस में क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र या कन्वर्जन, यानी जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने वो कन्वर्ट किया या फिर ट्रांसफ़र किया उस साल में आपका वो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन बन जाएगा। ओके, यानी जितना भी एग्जेम्पशन आपको मिला था वो हट जाएगा एंड उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो ये था 54EC एंड 54D भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 54G एंड 54GA। एंड ये दोनों सिमिलर ही सेक्शंस हैं,
54G में क्या है, शिफ्ट कर रहे हैं अपन अपनी अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया, यानी अर्बन एरिया में अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेल करके क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया में उसको परचेज़ कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल नहीं होता है। ओके, जितना भी अपन ने इन्वेस्ट किया, मतलब जो इन्वेस्ट किया अपन ने, जो परचेज़ किया रूरल एरिया में, वो उतना अपन को क्या होता है, एग्जेम्पशन मिल जाता है। एंड 54GA में क्या होता है, रूरल एरिया की जगह SEZ आ जाता है, यानी अपन क्या कर रहे हैं, अर्बन एरिया टू SEZ शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, यानी जो भी अपन परचेज करेंगे वो क्या करेंगे, SEZ में करेंगे इन 54GA। तो SSE दोनों में ही एनी पर्सन यानी कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, HUF कोई भी हो सकता है। नेचर ऑफ एसेट दोनों में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और जो एसेट ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो क्या हो सकता है, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। ओके, इनमें से कुछ भी क्या हो रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। बट इन 54GA उसमें क्या हो रहा है, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, SEZ में। ओके, सेम सेक्शन में बस क्या करना है अपन को, थोड़ा सा रूरल एरिया की जगह SEZ लिख देना है, सिंपल। एंड न्यू एसेट परचेज या कंस्ट्रक्ट कौन सा करना है, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, और कहाँ पे परचेज करना है, इन सच रूरल एरिया। या फिर अपन शिफ्ट भी कर सकते हैं ओरिजिनल एसेट टू दैट पर्टिकुलर एरिया, या फिर अपन इंकर करें कुछ नोटिफाइड एक्सपेंसेस है वो अगर इंकर करेंगे देन ऑल्सो उसका भी अपन को एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, एंड सेम पॉइंट उसमें भी दे रखा है, यानी 54GA में बस रूरल एरिया की जगह SEZ आ जाएगा, सिंपल। बाकी पूरा पॉइंट सेम है, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट, मशीनरी, ये सब परचेज करना है अपन को कहाँ, SEZ एरिया में, या शिफ्ट करना है SEZ एरिया में, या इंकर करना है नोटिफाइड एक्सपेंसेस। एंड टाइम लिमिट जो परचेज या कंस्ट्रक्शन का क्या है, विद इन 1 ईयर बिफोर, यानी जब डेट ऑफ ट्रांसफ़र है उसके 1 साल पहले तक, या फिर उसके 3 साल बाद तक। ओके, सेम उसमें भी यही दे रखा है, 1 साल पहले या 3 साल बाद अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं देन उसमें क्या होगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको। डिपॉजिट स्कीम इसमें भी एप्लीकेबल है। डिपॉजिट स्कीम अभी तक सिर्फ 54EC में एप्लीकेबल नहीं थी, राइट, बिकॉज उसमें 6 महीने का ही टाइम था। बट यहाँ पे 3-3 साल के टाइम हुए हैं, 2-2 साल के टाइम है। उसमें क्या होता है, रिटर्न तो अपन को भरना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, ड्यू डेट मतलब जो रिटर्न की ड्यू डेट है तब तक अगर अपन ने इन्वेस्ट नहीं किया तो एग्जेम्पशन अपना चला जाएगा। तो इसीलिए क्या है, डिपॉजिट स्कीम बना रखी है, उसमें अपन डिपॉजिट करके एग्जेम्पशन अवेल कर लेंगे। ओके, तो डिपॉजिट स्कीम दोनों में ही एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि जो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन है वो कितना है। सेम कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अगर डिपॉजिट स्कीम में डाला है तो डिपॉजिट स्कीम विच एवर इज़ लोअर। सेम उसमें भी कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या डिपॉजिट स्कीम में डाला है विच एवर इज़ लोअर। एंड अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं अपन जो न्यू एसेट है, जो अपन ने लैंड, बिल्डिंग SEZ में परचेज़ किया या फिर रूरल एरिया में परचेज़ किया, अगर विद इन 3 ईयर्स अगर ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने, तो वो जो न्यू एसेट अपन ने ट्रांसफ़र किया है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिला था वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सिंपल सेम वही पॉइंट्स हैं, रिपीट हुए हैं, बार बार एक्सप्लेन करने की